चलिए तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही टॉपिक है। अच्छा देखो, हमने कल स्टडी किया था किसको, इलेक्ट्रोलाइसिस को किया था। उसमें हमने क्या स्टडी किया था, हु विल बी ऑक्सीडाइज, हु विल बी रिड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स, ये हमने कल पढ़ा था। जिसमें हमने बताया कि भाई जिसका SRP ज़्यादा होगा कम होगा उस बिहाफ पे तय करना है कि कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है और कौन रिड्यूस होने वाला है। ये सारी जानकारी हमने कल पढ़ ली। यानी कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव स्टडी तो कर लिया, अब हम करना चाहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। यानी कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा तो उसकी अमाउंट कितनी होगी, हाउ मच अमाउंट डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसकी स्टडी हमें करनी है कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इसी को बताता है कि हाउ मच सब्सटेंस डिपॉजिट और इलेक्ट्रोड। तो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसके थ्रू होगी, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये फैराडे ने दिए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फैराडे। हम इसको पढ़ें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जरूर पढ़ेंगे पहले, क्योंकि इस लेसन में इस चैप्टर में ये जब तक टॉपिक चलेगा लॉ ऑफ फैराडे तब तक एक नाम बार बार आएगा, वो है फैराडे। फैराडे, तो फैराडे को जरूर समझे अपन कि फैराडे का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ वन फैराडे, है ना। तो हमें किसको पढ़ना है, फैराडे को। देखिए, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमें कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि वो जो अमाउंट होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 फैराडे के इक्वल होती है। तो अपन अगर जनरली डेफिनेशन कहेंगे तो एक अलग बात है, अपन डिस्कस करते चलेंगे, समझ तो लें पहले। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या कराएगी, 1 फैराडे। अब देखिए, आप सब जानते हो एक बात, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबको पता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ये जानकारी बताने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो। जैसे दर्जन एक क्वांटिटी है जो 12 का ग्रुप है, 12 का, वैसे मोल एक क्वांटिटी है जो कितने का ग्रुप है, 6.023 इंटू 10⁻23 का ग्रुप है। और हमने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो इतना बड़ा ग्रुप है। तो अगर ये दोनों बातें अपन यहाँ अप्लाई कर दें तो क्या होगा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन वो कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.023 इंटू 10⁻23, और एक का चार्ज कितना है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जब आप कैंसिल मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये आंसर आएगा नियर अबाउट 96487 कूलम। ठीक है, न्यूमेरिकली हम लोग उसको क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं किसके, 96500 कूलम। तो हम लोग न्यूमेरिकली इसको यूज़ करते हैं, थ्योरेटिकली या एक्चुअल वैल्यू ये होती है। तो व्हाट द मीन ऑफ फैराडे, तो हम कह सकते हैं फैराडे का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called या is known as 1 फैराडे। सीधी सी बात है, बोलो बात समझ में आई क्या, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज वो 1 फैराडे। अब वो कितना, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 96500। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन बनेगी। अब देखो यहाँ दूसरी डेफिनेशन अपन देखते हैं, तो वो बन सकती है क्या, वैल्यू ऑफ, या ऐसे इसको वैल्यू ऑफ की जगह ऐसे लिख देता हूँ, एक क्वांटिटी ऑफ 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे। सीधी सीधी भाषा में अगर अपन बात करें, डेफिनेशन पे हम नहीं जा रहे भाई,
1 फेराडे। बात समझ में आई क्या कि 96500 की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 फेराडे है। तो 1 फेराडे का मतलब 96500 कूलम्ब विच इज इक्वल टू 1 फेराडे। सीधी सी बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये दो डेफिनेशन से फेराडे क्लियर हो गया। वैसे अगर अपन इसको और आगे थोड़ा ब्रॉड माइंड से देखें ना, तो एक्चुअल में फेराडे का क्या मीन था, शुरुआत में फेराडे क्या लिखा गया, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। उसके बिहाफ पे हमने आसानी से कह दिया कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे, या हमने कह दिया 96500 की जो क्वांटिटी है विच इज़ कॉल्ड 1 फेराडे। ये अलग बात है। पर देखना एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। वो जानकारी मैं आपको देता हूँ एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, ठीक है। ये मैं ऐसे रफ वर्क में एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ। एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें ऐसे 3 सेल कनेक्ट कर दिए। कितने सेल? 3 सेल, ठीक है। और 3 सेल डिफरेंट सेल थे तीनों, यानी कि जैसे यहाँ हमने एक इलेक्ट्रोड यूज़ किया, यहाँ हमने दूसरे का इलेक्ट्रोड यूज़ किया, यहाँ हमने तीसरे का इलेक्ट्रोड यूज़ किया। ऐसे समझने के लिए बना रहा हूँ, वैसे कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रोड? 2 होते हैं। एक सेल में कितने होते हैं? तो यह कनेक्ट कर दिया हमने इसको ऐसे, ठीक है। और इसको एक तरीके से ऐसे बैटरी लगा दी। बैटरी समझ रहे हो, बैटरी वगैरह, अरे बैटरी जानते हो ना, ऐसे बैटरी यूज़ कर ली हमने, समझ रही है क्या बात को। इस तरीके से बैटरी का यूज़ करके यहाँ तक इसको कनेक्ट कर दिया और इनको ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिया। ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ आपको ऐसे। चलो ये डायग्राम गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो एक नॉर्मल वे में समझ रहे हैं। सीरीज श्रेणी है एक तरीके से, जानते हो ना सीरीज, 2 जानते हो ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये सीरीज श्रेणी में हमने इसको जोड़ दिया, पैरेलल नहीं है, सीरीज है। यहाँ सॉल्यूशन फिल कर दिया। ये डायग्राम से मैं एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अपन इसको ठीक से करेंगे। जो समझाना है वो देखना क्या था अपना। Ag का इलेक्ट्रोड था, Ag का सॉल्यूशन है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का सॉल्यूशन भर दिया, जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का सॉल्यूशन भर दिया। ऐसे समझ लो रफली एक बार इसको, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, चार्ज इक्वल टू क्यू इसमें पास आउट कर दिया। कितना चार्ज पास आउट कर दिया? क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज ही यहाँ किया है, क्यू यहाँ किया है, क्यू यहाँ किया है, यानी कि सेम वैल्यू ऑफ चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्ट इन सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए इन तीनों सेलों में जो हमने करंट फ्लो किया वो सेम था, यानी कि सेम एम्पियर करंट पासिंग फॉर सेम टाइम। आई की वैल्यू सेम, टी की वैल्यू सेम, तो आई इंटू टी, क्यू की वैल्यू भी सेम होगी। तो हमने सेम चार्ज यहाँ फ्लो कर दिया। तो हमने देखा कि यहाँ डिपॉजिट अमाउंट कितना है, WAG, AG का अमाउंट वो कैलकुलेट किया तो वो आया 108 ग्राम, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट किया फिर W कॉपर, तो वो आ रहा है लगभग 31.5 ग्राम, ठीक है। और यहाँ कैलकुलेट किया किसको, जिंक को, तो वो आ रहा है 32.5 ग्राम। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, हो सकता है मेरे डाटा इधर उधर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तीनों के अमाउंट उन्होंने निकाल लिया, अलग अलग आ रही है सब पे, जबकि चार्ज सब में सेम फ्लो किया था। सब में चार्ज सेम फ्लो किया, पर सबके अमाउंट जो डिपॉजिट हुई वो अलग अलग। बाद में इन्होंने क्या किया है ना, बाद में इन्होंने कहा कि जो क्यू चार्ज है वो हमने जो फ्लो किया वो उसने बता दिया कितना, यानी कि एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उस समय इसमें कितना करंट फ्लो किया गया, 96500 कूलम्ब, जो बाद में जाके क्या कहलाया, 1 फेराडे, ठीक है। इतना करंट इसमें फ्लो कर दिया और अमाउंट निकाल ली। बाद में इन्होंने क्या किया, इनके इक्विवेलेंट मास निकाले। क्या निकाले? वो नॉर्मली आप लोगों को पता है किस निकालते हैं, मैं बता देता हूँ, नहीं पता तो इक्यू मास, इक्विवेलेंट मास, जिसको शॉर्टर में क्या लिख देता हूँ, ई। तो वो इसका निकाला, तो कोइंसिडेंस इसका 108 ग्राम था, ठीक है। इसका इतना था, इसका भी इतना था,
आपको सर कैसे पता, तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ रफली एक बार समझने के लिए कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है, यानी कि E इक्वल टू m अपॉन n, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। अब आते हैं देखो सिल्वर पे। सबसे पहले तो सिल्वर किस रिएक्शन से बना होगा, तो आपको पता है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, यस और नो। तो इसमें इसका वैलेंसी कितना है, 1। Ag का मोलर मास 108 होता है, 108/1, यानी कि इसका मोलर मास और इसका इक्विवेलेंट मास इक्वल है। कॉपर भी आए, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बनता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है ना CuSO4 में। तो कितने वैलेंसी है इसकी, 2। अब इसका मोलर मास होता है 63 डिवाइड बाई 2, क्यों, m/n, मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी, तो कितना आया, इक्विवेलेंट मास ये आया। फिर आए जिंक पर, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन Zn, इसका मोलर मास होता है 65, वैलेंसी 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो ये सब हमने सीखा। अब यहाँ एक बड़ी बात क्या आई कि 108 ग्राम ये इसका मोलर मास भी है और इसका इक्विवेलेंट मास भी है। तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि इतना करंट फ्लो करने पर 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ। अगर ये सही होता तो यहाँ भी कितना होता, 1 मोल, यहाँ भी कितना होता, 1 मोल, पर नहीं हो रहा ना। तो इसका 1 मोल यानी कि 1 मोल का मास, मोलर मास इसके इक्वल है इक्विवेलेंट मास के, पर इसका मोलर मास इसके इक्विवेलेंट मास का इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मोलर मास तो 63 है, इक्विवेलेंट मास उसका हाफ है डिवाइड बाई 2। जिंक में भी यही हुआ कि मोलर मास 65 और इक्विवेलेंट मास उसका हाफ है। तो यहाँ जो अमाउंट डिपॉजिट हो रही है वो किसके इक्वल हो रही है, मोलर मास के या इक्विवेलेंट मास के। देखो कॉपर जो जमा हुआ वो कितना है, और ये इसका क्या है, ये जमा हुआ कितना है, और ये इसका क्या है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी इक्विवेलेंट मास के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि जब भी मैं इतना अमाउंट करंट फ्लो करवाता हूँ तो जमा हुए सब्सटेंस की अमाउंट किसके इक्वल होगी, उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगी, यानी कि 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वो इतना ही होता है। जैसे इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट 108 ग्राम का होता है, इसका 31.5 है इसका। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, समझना, ये मैं बहुत आगे ले गया आपको, तो सीधी सी बात एक निकल के आई यहाँ पे कि जब भी आप किन्हीं भी सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए सेलों में 96500 कूलाम का करंट फ्लो करवाती हो, 96500 कूलाम का करंट फ्लो करवाते हो, तो डिपॉजिटेड अमाउंट उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल आती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, डिपॉजिटेड अमाउंट आर इक्वल्स टू देयर रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट मास। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108, तो जमा अमाउंट भी उतनी। कॉपर का इक्विवेलेंट मास 31.5, तो इसके इक्वल आ रही है। जिंक का इक्विवेलेंट मास 32.5, तो उसके इक्वल आ रही है। तो मोलर मास के इक्वल नहीं आ रही, मोलर मास से तो कम ज़्यादा हो सकती है, तो किसके इक्वल आ रही है, इक्विवेलेंट मास के। तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि व्हेन वी पास 96500 कूलाम चार्ज फ्रॉम ए सेल, देन डिपॉजिटेड अमाउंट इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट या इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास। गलत तो नहीं कह रहा। और बाद में इसी अमाउंट को क्या कहा गया, 1 फेराडे। तो बाद में इस डेफिनेशंस को थोड़ा बदल दिया गया, ये कहा गया कि 1 फेराडे इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट मास फॉर एनी इलेक्ट्रोड। यानी कि एक इलेक्ट्रोड पे पदार्थ को कितना जमा करना हो, उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर जमा करना हो, तो उसमें कितना करंट फ्लो कराना पड़ेगा अपने को, 1 फेराडे। तो यूँ समझ लो, ये लिखना नहीं है, मैंने समझा दिया, सीधी सी बात। तो ये समझ लो कि 1 फेराडे चार्ज की वो अमाउंट है, 1 फेराडे चार्ज की वो अमाउंट है जिसे सेल में पास आउट करने पर प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा अमाउंट
सब्सटेंस की जमा अमाउंट कितनी होगी, उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगी। समझ गए बात को। तो अगर मान लो किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास मान लो 60 है, सपोज दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज 60, और मैंने उसमें बिना सोचे समझे करंट फ्लो कर दिया, पर मैंने जब अमाउंट डिपॉजिट किया तो 60 आया सपोज, तो मुझे पता लग गया कि मैंने 1 फैराडे करंट फ्लो किया है, क्योंकि 1 फैराडे करंट फ्लो करने पर अमाउंट जमा कितनी होगी, इक्विवेलेंट मास के इक्वल। 2 फैराडे करने पर उससे डबल हो जाएगी। तो ये समझने की बात थी। तो फैराडे का रियल डेफिनेशन तो यहाँ से दिया गया था कि ये कहा गया द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास इज नोन एज 1 फैराडे। बाद में ये कैलकुलेट किया गया तो 1 फैराडे किसके इक्वल आया, 96500 कूलाम की, और वो किसके इक्वल है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के। तो हमने शुरुआत ठीक की है, हमने यही सीखना, ज़्यादा इस पे जाना भी नहीं है। तो फैराडे की कितने डेफिनेशन बन गई, 3 बन गई वैसे तो। एक बन गई ये कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे, बड़ा आसान है। एक बन गई ये, एक क्वांटिटी ऑफ 96500 कूलाम इज इक्वल टू 1 फैराडे, तो 1 फैराडे ये वैल्यू होगी। एक बनी ये कि फैराडे मीन्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज डिपॉजिट इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट हो, इसके लिए जितनी भी अमाउंट हमें फ्लो करनी पड़े वो अमाउंट 1 फैराडे ही होगी। सीधी सी बात है, उतारो फटाफट।